रियल स्टेट के मामलात हैं तो वो उसका क्या होने वाला है। पहले पता चला था कि आईएमएफ कुछ शर्तें नरम कर रही थी जिससे टैक्स कम हो रहे हैं, कुछ फिर पता चला कि शर्तें नहीं मानी गई, अब टैक्स ज्यादा होंगे, तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया। तो क्या होने वाला है? मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि 2025 रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छा साल साबित होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तानी अवाम रियल एस्टेट के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हर फोरम पे भी ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जितना मर्जी इसको लॉस हो जाए, बट जो ट्रस्ट उसका रियल एस्टेट पे है वो किसी और चीज पे नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट हमारा माइंडसेट लैंड के ऊपर फिक्स है। आप जितनी मर्जी कदगन लगा लें, लोगों ने रहना रियल एस्टेट के दायरे के अंदर। आईएमएफ की टीम आई हुई थी, ठीक है, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स के लिए रिलीफ मांगा। एक बेवरेजेस, एक सिगरेट्स और एक रियल एस्टेट एंड हाउसिंग के लिए। बेवरेजेस और सिगरेट के ऊपर तो वो पंजाबी में जिसको कहते हैं चिट्ठी ना करके उनका कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल वो नो कर दी। और उन्होंने रियल एस्टेट पे कहा ओके अभी हम जा रहे हैं, तो इसको जो हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी उसके अंदर इस मामले को देखते हैं। ठीक है, तो अभी 2 दिन पहले की ये खबर है कि आईएमएफ ने रजामंदी दे दी है कि आप बिल्कुल इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को लेकर चलें, बट इसके पैरामीटर्स और इसकी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या शेप आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इस हद तक जरूर है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आएगा। अब उसकी जो टाइमिंग है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट आने हैं, वो चीजें मेरे ख्याल में विद इन अ वीक, 10 डेज, 15 डेज के अंदर वो लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, 2 ऑप्शंस है, क्लियर कट। ठीक है, पहली ऑप्शन एज ए एनालिस्ट, मतलब मेरा जो तज्जिया है, ठीक है, वो ये है कि आईएमएफ कहेगा कि जनाब ये आपका जो भी पैकेज है, जो भी रिलीफ आप मांग रहे हैं, उसको ट्यूनिंग करके डूएबल, एक्सेप्टेबल, वर्केबल फॉर आईएमएफ बना के हम आपको ये कहते हैं कि आप इसको बजट में प्रेजेंट करें, ठीक है, पास करवाएं, ठीक है, और 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल कर दें। ठीक है, मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ओके, कि जो अब हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एक सर्कल शुरू हो जाएगा, सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड चीज है वो भी बड़ी खुश आइंद है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज कर रही है कि इसके अंदर से जो पैकेज है, जो 2 चीजें हैं, 236 के और 236 सी, जो कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस हैं और एडवांस टैक्सेस हैं, इनको बजट से पहले रैशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका इजहार बरमला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चेयरमैन एफबीआर साहब और मिनिस्टर फॉर स्टेट अली परवेज मलिक साहब भी कर चुके हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि हमने रियल एस्टेट के ऊपर ओवर बर्डन या ओवर टैक्सेशन कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक व्हील रुका, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्रॉप हुई और रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ। तो गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा अदराक है कि अगर हमने मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो इस सेक्टर को लेकर चलना है, और उसके लिए गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी कि आईएमएफ इनको अलाउ करे कि 236 के और सी बजट से पहले अनाउंस कर दें उसके रिडक्शन के। जो उसकी टैक्सेस की कोई रिडक्शन होती है तो उससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह बेनिफिट होगा रियल एस्टेट सेक्टर को? नहीं भाई, बात ये अभी अगर आप इसको देखिए ना कि करंट सिचुएशन में, पता नहीं आपने वो नोटिस किया था या नहीं, ये जब लास्ट बजट आया ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हार्ड स्टांस था रियल एस्टेट के। बिल्कुल, उन्होंने बजट के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके कहा कि मेरी इस दफा तैयारी नहीं थी, मैं रियल एस्टेट वालों को नहीं छोड़ूंगा, अगली दफा मैं इससे ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। तो एक इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई कि अगर आपके पास कोई पैसे पड़े भी हैं, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा है कि मैंने अगले साल मजीद टैक्सेशन करनी है, तो आपने कोई पैसे फेंकने तो नहीं थे। बिल्कुल। और आपको अगर आप कोई चीज बाय कर भी लें और अगर आपको ये पता चलता है कि साल के बाद वो 10, 20, 30%, 40% नीचे आ गई है, तो फिर
अच्छा, इस सारे टाइम पीरियड में ना एक जो बेनिफिट हुआ लोगों को, जिनके पास कैपिटल अवेलेबल था, वो सारा पैसा बैंकों में चला गया जी। वो 22-23% बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा था। पीपल मेड गुड मनी, गवर्नमेंट उसकी बोरर थी और लोगों ने पैसा बैंकों में रखा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पैसा बैंकों से बाहर आना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 23% से 12% पे आ गया है। 10 मई को होपफुली 1-1.5-2% और नीचे आ जाएगा। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने कहा है कि बजट तक हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये और नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन पहले नीचे है, तो चीजें, मैंने आपको जैसे इंट्रो में बोला कि मुझे रियल एस्टेट पॉजिटिव वे में चलती हुई नजर आ रही है। आगे इस 2025 में बेहतरी का साल है फॉर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग, बट डिपेंड अगेन एफबीआर पे करता है कि पैकेज के साथ ये कुछ दोबारा को ब्लेंडर ना कर दें, क्योंकि इनको भी ना नए नए आइडियाज आते हैं। पता लगे पैकेज के साथ कोई ऐसी एक चीज एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी वाला ड्रामा कर दें तो वो फिर एक प्रॉब्लम बनेगी। हमारा एक अलमिया और है, मैं ये पहले भी 1-2 जगह पे बोला है, नहीं भाई हमारा नादरा है, हमारा एफआईए, हमारे पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली हर एक के पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप आज अभी लाहौर में कहीं पे मकान रेंट पे ले रहे चले जाएं, तो सबसे पहले स्टेट एजेंट की जरूरत है कि वो जाके पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए। ऐसे ही। तो मतलब जो ओनर और टेनेंट का डाटा है वो पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे। बट एफबीआर और पुलिस स्टेशन का कोई लिंक नहीं है, वो डाटा उनके पास जाता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल है। एफआईए एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट डाटा अवेलेबल है, बट उसका मैकेनिज्म एफबीआर के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मतलब ऑन रिक्वेस्ट मांगा जाता है कि नहीं। इसी तरह स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां में सारे पेरेंट्स का डाटा तो होता है। डाटा होता है, तो भाई आप क्यों नहीं इस डाटा को यूज करते हुए कि एक बंदा मिस्टर XYZ 2 लाख रुपए महीना किराए पे घर पे रह रहा है और वो रेंट मतलब नॉन फाइलर है, तो भाई आप उसको पकड़े ना, उससे पूछें। आप ये कदगन क्यों लगाते हैं कि भाई मिस्टर XYZ तुम प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते?